दोस्तों, पिछले 10 सालों में मैंने ट्रेडिंग में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें फाइंड आउट की है। जब बात इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग की आती है, फ्यू ट्रेडर्स आर डूइंग वे ऑसम देन द रेस्ट ऑफ द ट्रेडर। और ये किन चीजों में ये जो सेट ऑफ ट्रेडर्स है ये बाकी ट्रेडर्स से आगे रहते हैं? वेल, इट मे बी स्टॉक पिकिंग, राइडिंग दैट स्टॉक कॉन्फिडेंटली एंड मेकिंग किलर ट्रेड्स यूजिंग स्टॉक ऑप्शंस एज वेल। एंड अगेन देयर आर फ्यू ट्रेडर्स जिनकी दिक्कतें राइट फ्रॉम द स्टॉक पिकिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। सो अगर ये स्टॉक फाइंड आउट भी कर लेते हैं तो मिनिमल रिस्क के साथ में कैसे उसमें ट्रेड करना है एंड दैट टू कंसिस्टेंटली इन एफएनओ, ये उनको बहुत डिफिकल्ट जाता है। सो अगर आप भी सेकंड ग्रुप में आते हो या फिर आपको भी स्टॉक्स में फोकस ट्रेडिंग करना है, वहां से कंसिस्टेंसी पानी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ सिलेक्टेड स्टॉक बाकी स्टॉक के कंपेयर इंट्राडे में बहुत बड़े मूव्स देते हैं, उसमें इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं और हम उन स्टॉक्स में अर्ली स्टेज में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड कैसे किया जाता है। अगेन दोस्तों, एज अ टीसीआई कम्युनिटी आई ऑलवेज गॉट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम ऑल आवर सब्सक्राइबर, एंड मैं चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्मैश दैट लाइक बटन इफ यू थिंक दैट वी आर द ओनली चैनल जहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की बातें होती है। नो फालतू ज्ञान, नो शो ऑफ, नो ड्रीम सेलिंग, बट प्योर नॉलेज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जब बात हम इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन की कर रहे हैं, इस एंटायर वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, इसमें मैं कुछ की पॉइंट्स आपके सामने क्लियर करूंगा। नंबर 1, स्टॉक्स में बड़े मूव क्यों आते हैं, स्टॉक्स में इंस्टीट्यूट्स कब और कैसे काम करते हैं। नंबर 2, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को हम स्वीट स्पॉट पे कैसे आइडेंटिफाई करें, मैं इन स्टॉक्स की अर्ली मूव अर्ली स्टेज में कैसे आइडेंटिफाई करता हूं। नंबर 3, जब इन स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, स्टॉक्स की सिलेक्शन हम कर लेते हैं, अब इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम काम कैसे करेंगे। क्या हम इनमें ट्रेंड ट्रेडिंग करने वाले हैं, क्या हम इनमें पुल बैक ट्रेडिंग करने वाले हैं, या इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आज हम रिवर्सल ट्रेडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे स्टॉक सिलेक्शन के बाद में ट्रेडिंग की बात आती है, तो ऑलरेडी मैंने ट्रेंड ट्रेडिंग के ऊपर में एक वीडियो कवर किया हुआ है। लास्ट वीकेंड को ही मैंने ये वीकेंड लर्निंग के वीडियोस में डाल के रखा हुआ है। जो लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को मेरी स्टॉक ट्रेडिंग हुई थी, वो भी पर्टिकुलर ट्रेंड ट्रेडिंग ही हुई थी। आप उन रेफरेंस वीडियोस को भी देख सकते हो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1 कि स्टॉक्स में इंट्राडे में बड़े मूव क्यों आते हैं। दोस्तों, जब बात बड़े मूव्स की आती है तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये स्टॉक किस कैटेगरी में आता है। क्या ये स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट है, क्या ये स्टॉक रेस्ट एफएनओ का जो 200 प्लस एफएनओ स्टॉक्स है उनका पार्ट है, क्या ये स्टॉक मिड कैप और स्मॉल कैप का पार्ट है जो निफ्टी 500 में भी आ सकता है। तो हर एक सेगमेंट का स्टॉक जो होता है ना, ये उसके मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड होता है कि किस कैटेगरी में जाता है। जो सबसे हेवीएस्ट मार्केट कैप वाले स्टॉक्स होते हैं वो निफ्टी 50 का पार्ट होते हैं। जो पहले 50 स्टॉक है, इनकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा रहती है। फिर उसके बाद में जो मिड कैप में बचे हुए एफएनओ स्टॉक्स आते हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं। तो एंटायर एफएनओ का जो वर्ल्ड है या एंटायर एफएनओ का जो यूनिवर्स है, ये 200 प्लस स्टॉक्स का है। और उसके बाद में बचे हुए स्टॉक्स आते हैं जहां पे आप इंट्राडे में इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हो, वहां पे आप एफएनओ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आज पर्टिकुलरली हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले जहां पे हम एफएनओ ट्रेडिंग यानी स्पेशली इंट्राडे में ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर हम वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एवरी गिवन डे मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल हो रही होती है। फिर वो मार्केट स्पेसिफिक हो सकती है, यानी ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट आज बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बियरिश है, या फिर आज बड़ा कोई की ट्रिगर पॉइंट नहीं है मार्केट में। तो ऐसे में मार्केट रिलेटेड सेंटीमेंट के साथ में स्टॉक्स भी मूव होते हैं। पहला कैटेगरी ये होता है। दूसरी कैटेगरी होती है कि आज के दिन में मार्केट बुलिश है, मार्केट साइडवेज है, किसी भी टाइप का मार्केट हो, लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट या जिसको हम सेक्टर बोलते हैं, उस सेक्टर स्पेसिफिक कोई न्यूज चल रही है एंड दैट इज द रीजन उस सेक्टर के स्टॉक्स आज भाग रहे हैं। फिर अगर वो न्यूज पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आज हमको अच्छे मूव्स दिखेंगे। अगर आज उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में कुछ खराब न्यूज या कुछ खराब सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स जो होते हैं वो अच्छे से करेक्ट कर जाता है। सो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक्स में मूव आती कहाँ से है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जनरली अगर मार्केट के सेंटिमेंट या फिर सेक्टर स्पेसिफिक सेंटिमेंट्स की बात अगर हम नहीं करते, तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ चल रही होती है। फिर वो मर्जर, डीमर्जर, स्प्लिट, बोनस या फिर और तरह तरीके की इश्यूज हो सकते हैं। उनके प्लांट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आने वाले उसके रिलेटेड
कुछ न्यूज़ फ्लो वहाँ पे हो सकता है और उसके स्पेसिफिक उन स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव हमको देखने मिलती है। अब ये तो ब्रॉडर रीजन हो गया, लेकिन इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यानी इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में मूवमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए मैं एक जनरल क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था कि इन स्टॉक्स को हेवी वेट स्टॉक जो निफ्टी 50 के स्टॉक रहते हैं, रेस्ट एफएनओ के स्टॉक रहते हैं, या फिर ओवरऑल स्मॉल और मिड कैप के निफ्टी 500 के स्टॉक रहते हैं, इनमें हम डिवाइड कर देते हैं। और जैसे जैसे जितना उसका मार्केट कैप होता है उतनी ही हेवी क्वांटिटी के साथ में इंस्टीट्यूशंस को राइट फ्रॉम द मॉर्निंग उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हेवी बाइंग या सेलिंग करनी पड़ती है, तब जाके उन स्टॉक्स में मूवमेंट होती है। तो जब हम निफ्टी 50 का बात करें तो वहां पे मूवमेंट के लिए बहुत एग्रेसिव, बहुत बड़े अमाउंट में कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है। अब ये कैपिटल जो होता है ना, ये उसके इक्विटी में डिप्लॉय करना पड़ता है। यानी आज पर्टिकुलर स्टॉक में अगर कोई बड़ी अच्छी न्यूज़ चल रही है, ठीक है, उसके कारण इंस्टीट्यूशंस उस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है, तो ह्यूज क्वांटिटी में उसके इक्विटी में बाइंग की जाती है। अगेन ये बाइंग जो होती है ना, ये इंट्राडे स्पेसिफिक बाइंग नहीं होती है, ये बाइंग थोड़े लॉन्ग टर्म व्यू के साथ में की जाती है और स्टेप बाय स्टेप की जाती है। लेकिन जब ऐसी बाइंग हो रही होती है इक्विटी में, जब एक इंस्टीट्यूशंस अपने होल्डिंग्स बढ़ा रहा होता है, तो वो बहुत स्लोली बाइंग करता है। बट जब कभी कोई 2 से 3 दिन तक किसी स्टॉक को इंपैक्ट करने वाली न्यूज़ आती है, ठीक है, वहाँ पे स्टॉक के इक्विटी के साथ में स्टॉक के फ्यूचर्स को भी ट्रेड किया जाता है, स्टॉक के ऑप्शंस को भी ट्रेड किया जाता है। तो स्टॉक में इक्विटी में अगर वॉल्यूम ब्लास्ट कर रहे हैं, उसके फ्यूचर्स में करंट एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम एटीएम के आसपास वाले जो ऑप्शंस है ना, वहाँ पे भी हमको अच्छी खासी हलचल दिख जाती है। तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो मेरे रडार पे आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन जो होता है ना, ये मैं ऐसे नहीं देखता हूँ कि आज कोई स्टॉक जो है ना ये बड़ी मूव कर सकता है तो उसको मैं पकड़ूंगा, नहीं। उस स्टॉक में कुछ हलचल यानी कुछ अच्छा खासा बाइंग या सेलिंग थ्रू इंस्टीट्यूशंस हो रहा है, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स मेरे रडार पे आ जाते हैं। और जनरली हम देखते हैं जब भी आप ट्रेडस्टॉर्म पे आते हैं, ठीक है, और वहां पे कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट सिलेक्ट करते हो और उसके सामने फिर आप एग्जीक्यूशन कर देते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे निफ्टी 50 पे आता हूँ। निफ्टी 50 में जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तब मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कौन से वो पर्टिकुलर स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 को ड्राइव कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे रिलायंस आ गया। अब रिलायंस में मुझे कुछ मिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके बाद में मैं रिलायंस में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलायंस एक्चुअली उस पर्टिकुलर डे में काफी एग्रेसिव था। मिड डे में स्लो हो गया था, लेकिन एग्रेसिवनेस अच्छा खासा था। अदर देन दैट मैं देख पा रहा हूँ कि भारतीय एयरटेल भी है, जहां पे भी मुझे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और राइजिंग स्ट्रक्चर काफी अच्छा दिख रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि भारतीय एयरटेल एक अच्छा खासा मूवमेंट वहां पे दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इंट्राडे में इक्विटी स्पेसिफिक वॉल्यूम्स तो अच्छे खासे बढ़ गए, एट द सेम टाइम उसके फ्यूचर्स के करंट और नेक्स्ट एक्सपायरी में भी काफी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम उसके ऑप्शंस में भी हमको ये चीजें दिखती है और उसकी एक रैंकिंग बन जाती है। और रैंकिंग में जो स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं, जो भी सेगमेंट आप सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 954 से 11.6, यानी जो ये 1.5-2 घंटे का पीरियड है, इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर ये 1.25 घंटे के पीरियड में मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा एग्रेसिव काम कर रहे हैं, तो ये वो पर्टिकुलर स्टॉक्स है। सिमिलर वे में यही सारे स्टॉक्स में एफएनओ में भी देख सकता हूँ कि एफएनओ में सिलेक्टेड विंडो, फिर आप विंडो खुद सिलेक्ट कर सकते हो। जब मैं समझो 10 बजे पे स्क्रीन के सामने आऊंगा तो 10 बजे से लेके 11 बजे तक कोई भी स्पेसिफिक विंडो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपके पास में, और आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर 1 घंटे के अंदर स्टॉक्स में कौन सी एक्टिविटी हो रही थी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ स्टॉक्स है जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, फिर वहां पे टीटागढ़ है, जेएसडब्ल्यू स्टील है। तो जैसे मैंने आपको कहा, स्टॉक्स के इक्विटी और एफएनओ दोनों सेगमेंट में जब एक्टिविटी होती है तो उस पर्टिकुलर पीरियड में हम उसको कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और ट्रेडस्टॉर्म पे फिर आपके पास में मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स आ जाती है। सो दूसरा पॉइंट जो था कि स्टॉक सिलेक्शन करना, कि स्टॉक में बड़ी मूव कैसे आती है और उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूं, तो मैं थ्रू ट्रेडस्टॉर्म इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूं। अगेन ये ट्रेडस्टॉर्म जो है ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योर स्कैनर है जहां पे हमको सबसे मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स मिलती है। अब मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स मिलने के बाद में वहां पे कैसे काम किया जाता है, ये
थर्ड सेगमेंट में आता है। ये थर्ड सेगमेंट में आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और उसमें भी पर्टिकुलर पुल बैक एंट्रीज कैसे ली जाती है इसके बारे में मैं आज आपको गाइड करने वाला हूँ। अगेन, जब भी आपके पास में कोई स्टॉक आ जाता है, इन पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कुछ एक स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स हमको दिखती है। वो मूवमेंट्स हम 3 तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। नंबर 1, हम उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। गिवन स्टॉक में जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक मेरे पास में टॉप पे आ जाता है, इनको हम बोलते हैं कि उन पर्टिकुलर स्टॉक में ऑर्डर फ्लो बहुत स्ट्रांग है। अब इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमको नंबर 1 ट्रेंड ट्रेडिंग करके अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। दूसरा, कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया है तो उसमें एक हेल्दी पुल बैक कैसे देखा जाता है, वो पुल बैक अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। या कोई स्टॉक्स होता है जहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है और टॉप पे एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखता है। अगर स्टॉक अप मूव किया है और वहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा तो हम रिवर्सल कर सकते हैं। या फिर स्टॉक नीचे गिर रहा है और उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमको कुछ बॉटम में एक्यूमुलेशन एक्टिविटीज दिखती है तो वहाँ पे भी हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेंड ट्रेडिंग रिलेटेड जो चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्सडे और फ्राइडे को मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किए थे उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था और उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में मैंने जो काम किया था वो थ्रू ट्रेंड ट्रेडिंग किया था। और ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडस्टॉर्म में जो आपके पास स्टॉक आते हैं वहाँ पे ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो पिछले वीकेंड को बनाया था। इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम जानेंगे कि एक हेल्दी पुल बैक को कैसे पहचाना जाता है। अगर आप एक हेल्दी पुल बैक को पहचान पाते हो तो आप बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हो। एट द सेम टाइम मिनिमम रिस्क के साथ में एक अच्छे खासे ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे रिस्क एक्चुअली काफ़ी कम हो जाती है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ओवरऑल बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आज आपको बताऊंगा जहाँ पे हम एक पुल बैक स्ट्रैटेजी को यूज़ करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए हम एक पर्टिकुलर इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जिसका नाम है वीवैप। तो वीवैप को कैसे यूज किया जाता है इसको हम पहले समझते हैं। अब दोस्तों, जब ट्रेडस्टॉर्म में निफ्टी 50 में सबसे हेवीवेट स्टॉक्स जो निफ्टी 50 को कल ड्राइव कर रहे थे, जहां पे बहुत एग्रेसिवनेस देखी गई, वहां पे कुछ स्टॉक्स हमको मिले जिसमें एक था रिलायंस और दूसरा था भारती एयरटेल। अब इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक पुल बैक को कैसे देखा जाए, कैसे जज किया जाए और ये हेल्दी पुल बैक है ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगेन, जब मैं बात डिस्कशन की कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताने वाला हूँ और एग्जांपल्स थ्रू स्टॉक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो भी स्टॉक आज डिस्कस होने वाले हैं ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। ठीक है, ये प्योर स्टडी के लिए यूज़ किए गए हैं और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में जब एग्रेसिव मूव आती है तो कैसे स्मूथ स्पॉट पे हम उनको अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं जहाँ पे गिवन रिस्क काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि भारती एयरटेल में अगर मुझे पुल बैक देखना है तो पुल बैक को मैं कैसे देखूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी एक स्टॉक अच्छा खासा मूव हो रहा है वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अगर ये स्टॉक आपको बहुत अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये 915 की कैंडल है, अगर 915 के कैंडल से लेके, ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। सो 915 से लेके अगर 950, ठीक है, सो ऑलमोस्ट पहले आधे घंटे में अगर एक स्टॉक मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि आज सबसे बुलिश स्टॉक्स में से ये एक स्टॉक है, तो सबसे पहले मैं देखने का कोशिश करूंगा कि क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में कहीं पे भी मैं ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकता हूँ। सो 1 2 3 4, ठीक है, 4 बड़े बड़े कैंडल्स हमको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। और उसके बाद में हल्का 2 रेड कैंडल का पुल बैक आया हुआ है और उसके बाद में क्लियर कंटिन्यूशन आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक आपको स्पॉट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत छोटे रिस्क के साथ में आप यहाँ पे अंदर आ सकते हो और उसके सामने एक बड़ी मूव को आप कैप्चर कर सकते हो। बट बहुत बार ऐसे होता है कि किसी इंस्टीट्यूशंस ने एक पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्ट जताया तो वो स्टॉक काफ़ी स्पीड से भागना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे छोटे पुल बैक या छोटे छोटे रेड कैंडल्स जो हम एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करें वो फॉर्म नहीं होता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, यानी इन्हीं रेड कैंडल के बेस के पास में मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और उसके सामने मैं ट्रेंड ट्रेडिंग करने की कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा खासा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। ठीक है, अगर मुझसे ये स्टॉक मिस हो गया या फिर जब ये स्टॉक मेरे रडार में आया तब ये स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल
अगर ये स्टॉक जो है ये मेरे पास में अराउंड 10:50 के पास आया, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 11 बजे के पास में मेरे पास में अब भारती एयरटेल आया हुआ है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा क्या भारती एयरटेल में अभी भी स्टीम बाकी है, यानी ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। अब ये पर्टिकुलर स्टॉक किन सूरतों में और ऊपर जा सकता है, थोड़ा गेस वर्क करेंगे और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे वीवैप कैसे हेल्प करता है। सबसे पहली चीज़, जब इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं ना, तो इंस्टीट्यूशंस बहुत हेवी क्वांटिटी में अंदर आना चाहता है। अब हेवी क्वांटिटी में कोई बड़ा पार्टिसिपेंट अंदर आना चाहता है तो उसको उतने ही हेवी क्वांटिटी के पार्टिसिपेंट सामने चाहिए होते हैं। यानी इसका मतलब है अगर मैं बायर हूँ और मुझे 1,00,000 क्वांटिटी में भारती एयरटेल बाय करना है तो 1,00,000 क्वांटिटी में सामने सेलर भी चाहिए। अब होता ये है ना कि जब भी हमें इतने बड़े क्वांटिटी में सेलर सामने चाहिए होते हैं वो एक जगह पे एक लेवल पे नहीं मिलता है, और अगर बायर बहुत एग्रेसिव है तो वो हर एक लेवल पे बाइंग करते जाता है, हर एक सेलर की लिक्विडिटी ऑब्जर्व करते जाता है, और जैसे जैसे ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होती है प्राइस में मूवमेंट आती है। अब ध्यान से समझना, अगर बड़ा बायर इस स्टॉक में बैठा हुआ है, ह्यूज क्वांटिटी ह्यूज लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो गई है, तो वो अपने पोजीशंस को गिव अप नहीं करना चाहता। अब जनरली अगर बड़ी क्वांटिटी में बाइंग हुई है तो उसकी एक नेट एवरेज निकल के आती है कि भाई आज के दिन में जो भी वॉल्यूम बना उसकी कुछ एक वेटेड एवरेज निकल के आती है, और वो वेटेड एवरेज हमको थ्रू वीवैप मिलती है। इसीलिए अगर किसी बड़े स्टॉक में आज बहुत अच्छे से बाइंग हुई है तो जनरली अराउंड वीवैप हमको उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे वीवैप लगाता हूँ, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले वीवैप टाइप करते हैं, इंडिकेटर सेक्शन में जाके जो सबसे टॉप पे आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मिलती है ये इंडिकेटर हमको प्लेस कर देना है। अब इस इंडिकेटर को प्लेस करने के बाद में आप सिंपली इसके सेटिंग में जाओ, सेटिंग में स्टाइल में एक वीवैप को छोड़े तो हर एक चीज को हमको यहाँ से हटा देना है, यानी हमको प्योर वीवैप का लाइन चाहिए, वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यानी मैंने जैसे आपको कहा कि अगर एक स्टॉक में 1,00,000 क्वांटिटी किसी ने बाय करने की अटेम्प्ट की हुई है तो ये बहुत सीरियस बायर है, जिसके वजह से प्राइस ऑलरेडी मूव हो चुकी है और आपको इस मूवमेंट में कहीं पे एंटर करने नहीं मिला है। तो ऐसे में ये बायर्स अपने पोजीशंस को डिफेंड करते हो। जनरली ये जो डिफेंडिंग होती है ये अराउंड वीवैप होती है। तो जैसे ही प्राइस फर्स्ट टाइम वीवैप को अप्रोच करती है, यहाँ पे हमको काम करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज देखनी होती है। तो सबसे पहले हमको स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जो स्टॉक आज के दिन में अच्छा भाग सकता है। कहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो जैसे मैंने कहा ट्रेडस्टॉर्म पे आपको अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में अंदर आके हम नेचर ऑफ स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अच्छी खासी मोमेंटम बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर क्या राइजिंग है फॉलिंग है, उसके सामने मोमेंटम क्या स्ट्रांग है, और उस स्टॉक में कहीं रिवर्सल तो नहीं आ सकता है। ये सारी चीज़ें जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो हम ट्रेडस्टॉर्म पे बहुत इजीली कर पाते हैं, उसके बाद में फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमको काम करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मुझे पता चला कि एक भारती एयरटेल जैसा स्टॉक ऑल द वे बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देके गया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे एक लास्ट चांस मुझको लेना है तो मैं कहीं पे भी रैंडम जगह पे अंदर आऊँ, ये कोई सेंसिबल चीज़ नहीं है। रैंडम जगह पे अंदर आना शायद आपको कुछ अच्छे प्रॉफिट, ठीक ठाक प्रॉफिट या बड़े लॉसेस भी दे सकता है। अब बड़े लॉसेस क्यों? क्योंकि किसी भी स्टॉक में रैंडम जगह पे आप अंदर आते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि स्टॉक में मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकता हूँ। किसी भी स्टॉक में अंदर आने से पहले या किसी भी इन जनरली ट्रेड में अंदर आने से पहले हमको ये पता करना ज़रूरी होता है कि स्टॉक में हम स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करें। तो एक आइडियल स्टॉप लॉस आप वीवैप के पास प्लेस कर सकते हो। तो वीवैप के पास आपको क्या चीज़ें देखनी है? नंबर 1 आपको देखना है क्या यहाँ पे एक अच्छा खासा वीवैप टच होने के बाद में शार्प रिवर्सल दिख रहा है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ पैरेलल कैंडल बनी, ठीक है, ये प्योर एनगल्फिंग कैंडल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को, जो प्रीवियस 2 कैंडल से इसके हाई को तोड़ दिया। आप यहाँ पे खुद के लिए एंट्री देख सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस सिस्टम में हम डालेंगे जो वीवैप को टच करने वाली कैंडल रहेगी, और उसके सामने कुछ पुल बैक ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हैं,
ठीक है, तो ऑलरेडी ट्रेंड स्टैब्लिश है, पुल बैक आया, वीवैप के पास आया और जैसे ही हमको कंफर्मेशन मिला हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर लिया। तो ये एक चीज हो गई। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जहाँ पे इन पुल बैक ट्रेड्स में आप अंदर आ सकते हो, कहाँ पे वैलिड एंट्री होती है और कहाँ पे इनको हमको अवॉइड कर देना है। दोस्तों, ये अंबुजा सीमेंट का 5 मिनट का चार्ट है और इस पर्टिकुलर स्टॉक में उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में मेरे पास में सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी यहाँ पे दिखी थी, जो मैंने आपको जैसे कहा मुझे थ्रू ट्रेडस्टॉर्म इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। अब जैसे ही स्टॉक मेरे पास में आ गया, सबसे पहले मैं देखने की कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्टिविटी क्या हो रही है। स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी स्टॉक की डायरेक्शन मुझे समझ में आ गई। अब जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉक हायर हाई बना रहा है, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप एंटर कर सकते हो, जिसको हम ट्रेंड ट्रेडिंग बोलते हैं। बट अगर वही ट्रेंड ट्रेडिंग करने के टाइम जब आप एंटर करना चाहते हो, वहां पे आपको पता चल गया कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छी खासी मूव दे दी और जहां पे मुझे एंटर करना है वहां से स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पुल बैक के लिए वेट करना है। पुल बैक आप कैसे काम कर सकते हो, तो पुल बैक पे आप देखो ये पर्टिकुलर कैंडल जो है 10:05 की कैंडल जो है, इसने वीवैप को टच किया और इसकी क्लोजिंग जो है ये ऊपर हो गई है। इसकी क्लोजिंग जो है ये ऊपर हो गई है। अब इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, ये पर्टिकुलर कैंडल पिछले कैंडल को एनगल्फ कर रही है। ये पर्टिकुलर कैंडल डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, यानी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे मिली। अगेन स्टॉक को आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। अब इस स्टॉक में काम करने के लिए भी हमारे पास में एक वैलिड रीजन हो गया। सबसे पहले बड़े लोग इंटरेस्टेड है, अपने पोजीशंस को डिफेंड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में यहाँ पे ट्रेंड ट्रेडिंग हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोजिंग के साथ हम अंदर आ सकते हैं। कैंडल का लो अपने लिए एसएल बनेगा और मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि जैसे ही मैं एंटर करूँ स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। आपने देखा होगा जब हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और वो भी हम स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके स्टॉक में राइड करें। तो जनरली दोस्तों जब कभी बड़े इंस्टीट्यूट्स किसी स्टॉक में बैठते हैं तो ट्राई करते हैं कि उस स्टॉक में एक अच्छा खासा राइडिंग करे। ठीक है, आप देखो ये स्टॉक जो है ये अच्छा खासा थ्रू आउट द डे ट्रेड हो रहा था। फिर आप उस स्टॉक में ट्रेलिंग के साथ में बने रह सकते हो और अगर आपको 1:2 1:3 जैसा अच्छा रिवॉर्ड आ रहा है तो पार्ट बुकिंग और फुल बुकिंग करके बाहर भी आ सकते हो। ठीक है, अब और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे हमको ऐसे स्टॉक्स में काम करने का या फिर उनको अवॉइड करने का मौका मिलता है। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल मेरे पास में ओएनजीसी का है, क्योंकि ओएनजीसी में भी मुझे यहाँ पे एक बाइंग का अलर्ट आया था। ध्यान से देखना, ओएनजीसी में एक ओपनिंग रेंज बनी, ओपनिंग रेंज टूट के स्टॉक ऊपर गया, लेकिन जब स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट आई और थ्रू वॉल्यूम और बाकी सारी चीज़ों के साथ में जब मुझे कंफर्मेशन मिला तब स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छी खासी मूव आ चुकी थी। अब ऐसे में जब मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ काम करना है तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है एक स्मूथ एंट्री। जैसे मैंने कहा हमको स्टॉक को फिर वीवैप के पास आके वहां पे काम करने का मौका देने के चांसेस देखने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, द मोमेंट स्टॉक रिट्रेस होके वीवैप के पास आया वहां पे उसने एक डोजी कैंडल बनाई। डोजी कैंडल बड़ी है और डोजी कैंडल के बीचों बीच बॉडी है, यानी बेसिकली ये डोजी कैंडल इनडिसिसिव कैंडल है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग हो रही है हम नहीं बोल सकते। अगर इसके बाद इमीडिएटली कोई बाइंग कैंडल बन जाती तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड था, इसी डोजी कैंडल का लो मेरे लिए एसएल बन जाता। अब उसके बाद क्या हुआ, थ्रू आउट द डे मार्केट इसी रेंज में रह गया और फाइनली जब ब्रेकआउट आया तो 3:05 के अराउंड यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है। अब 3 बजे अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है ना, वो पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो सबसे पहली बात, सिलेक्शन प्रोसेस मेरे पास में स्टॉक्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक में अगर मुझे ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है तो मैं देख रहा हूँ स्टॉक में ऑलरेडी मूव आ चुके हैं और यहाँ पे अब कोई हायर हाई नहीं बन रहा है, यानी स्टॉक के ऊपर फ्रेश हाई कोई बन नहीं रहा है। मैं पुल बैक एंट्री लेना चाहता हूँ वीवैप के पास में, तो वीवैप के पास में जब प्राइस टच कर गई उसके बाद में भी यहाँ से आगे उस टच करने वाले कैंडल से कोई फर्दर कंटिन्यूएशन मुझे मिल नहीं रहा है और जब मिला तो वो काफ़ी देर से मिला, तो ये स्टॉक में एलिमिनेट कर दूंगा। तो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में मैं सिर्फ आपको चले हुए एग्जांपल नहीं बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कौन से वो एग्जांपल्स है या कौन से वो स्टॉक्स है जिनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं और कहाँ पे जेन्युइन एसएल भी लगे हुए हैं। अब दोस्तों तीसरा एग्जांपल जो मेरे पास में है ये है जेएसडब्ल्यू स्टील का। ध्यान से देखना, ये स्टॉक एक ओपनिंग रेंज फॉर्म करके यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले
ये एक ओपनिंग रेंज है, ओपनिंग रेंज में ही अंदर अंदर स्टॉक चल रहा है। फाइनली एक बड़ा हिकअप देने के बाद, जिसको हम फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, बहुत सारे लोग चलती कैंडल में एंटर करना चाहते हैं ना, ऐसे पर्टिकुलर कैंडल जब वो ऊपर जा रहे होते तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखता है, लेकिन जब तक क्लोजिंग नहीं होती हम काम करने के लिए जाते दिक्कतें आ जाती है। फाइनली ये कैंडल अंदर ही क्लोज हुआ और आखिर में ये डाउन साइड में जाके ओपनिंग रेंज ब्रेक कर गया। और ऐसे में अगर ये स्टॉक मेरे पास में मोस्ट एक्टिव स्टॉक की कैटेगरी में आ जाता है थ्रू ट्रेडस्टॉर्म, अब मुझे देखना है कि स्टॉक ने ऑलरेडी मूव स्टार्ट कर दिया है। ऐसे वक्त स्टॉक के अंदर अगर मुझे काम करना है तो मैं चाहूंगा कि स्टॉक में पुल बैक आए। और पुल बैक को हम कहाँ तक देखना चाहते हैं? पुल बैक को हम देखना चाहते हैं वीवैप के पास में। सो पहली कैंडल जो वीवैप के पास आई वो अगेन बनी एक डोजी कैंडल। अब ध्यान से देखना, डोजी कैंडल के अंदर अंदर ही दो कैंडल क्लोज हो रही है, यानी डोजी कैंडल इनसाइडर कैंडल फॉर्म कर रही है। फाइनली जब ये कैंडल ब्रेक हुई तब जाके मुझे काम करना है, तो मैं काम करूंगा कैंडल क्लोजिंग के साथ। जैसे मैंने आपको कहा, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी हो जाती है, जो क्लोजिंग कैंडल ये बहुत स्ट्रांग और बड़ी कैंडल हो जाती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती, आप इग्नोर कर सकते हो। आपके पास में कंटिन्यूअसली एंटायर 200 एफएनओ स्टॉक्स में कंटिन्यूअसली स्टॉक्स मिलते रहने वाले थ्रू ट्रेडस्टॉर्म, जहां पे बड़े लोग एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में अगर कहीं पे भी आपको दिखता है कि निफ्टी 50 वाला स्टॉक है तो वहां पे 1% से ज़्यादा की बड़ी रिस्क हो रही है, ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हो। वो अदर देन निफ्टी 50 रेस्ट एफएनओ स्टॉक है और वहां पे हमको 1.5% तक की रिस्क समझ में आती है, आप डेफिनेटली काम कर सकते हो। उसके सामने 1:2 के लिए हम जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मुझे ये जो स्टॉक है ये अगर क्लोजिंग कैंडल के हिसाब से मिलता है, जहां पे मेरे लिए रिस्क जो है ये अब लगभग 0.34% की है, तो ये स्टॉक मेरे लिए काफ़ी कम रिस्क के साथ में अवेलेबल है। और उसके सामने आप देखो स्टॉक ने एक अच्छी खासी मूवमेंट की, जहां पे हमको कंफर्टेबली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। ठीक है, तो अगेन स्टॉक जब आपके पास में आए और आपको लगता है कि स्टॉक में ऑलरेडी एक बढ़िया मूव आ चुकी है और जहां पे मुझे स्टॉक आइडेंटिफाई हो रहा है वहां से जो पहला रिवर्सल यानी रिट्रेसमेंट कैंडल है, यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, तब जाके मैं पुल बैक के लिए वेट करूंगा। और पुल बैक मैं चाहूंगा वीवैप के पास में। तो सबसे पहले वीवैप क्या करता है ये हमको पता चला कि बड़े लोग अगर एग्रेसिवली कहीं पे भी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो अपने बाइंग सेलिंग को उनकी जो वेटेड वॉल्यूम होती है उससे पहले ही रोकने की कोशिश करेंगे। वो सेंसिबल चीज़ होती है कि अगर मैंने 100 रुपये लगाए हुए हैं और मैंने नेट नेट जो बाइंग की हुई है वो उसका एवरेज जो ये 97 के पास आता है, तो वो लेवल, वो पर्टिकुलर जोन जहाँ पे मैंने एग्रेसिवली बाइंग की हुई है वो पर्टिकुलर जोन में डिफेंड करने की कोशिश करूंगा। वही एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हमको होते दिखती है थ्रू प्राइस एक्शन, तो वहाँ पे हमको काम करना है। अब दोस्तों चार्ट पे मेरे पास में और एक स्टॉक है जिसका नाम है हैवेल्स। और द मोमेंट स्टॉक में एक अच्छी खासी मूव हो रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट हो गया और स्टॉक ने एक एग्रेसिव डाउन मूव दे दी। अब देखने वाली बात यह है कि स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छी खासी मूव हो गई है, तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में पुल बैक का वेट करूंगा। पुल बैक मैं वीवैप तक देखना चाहूंगा। अब फाइनली जब एक कैंडल वीवैप के पास आई तो वो ग्रीन कैंडल बनी। मेरे लिए स्टॉक में डायरेक्शन एकदम क्लियर है, वो डाउन डायरेक्शन है, क्योंकि स्टॉक जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो नीचे जा रहा था। अब ऐसे में पुल बैक के टाइम पे मैं चाहूंगा कि यहाँ पे स्टॉक अपनी जर्नी पुल बैक की रोके और यहाँ से आगे कंटिन्यूएशन करे, लेकिन यहाँ पे स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे वीवैप के ऊपर जाके रुका और यहाँ पे फाइनली जो फॉलोअप कैंडल है वो भी ऊपर की तरफ ही गई। यहाँ पे कोई इमीडिएट एनगल्फिंग रेड कैंडल नहीं बनी, जो बड़ी कैंडल बन जाती तो उस कैंडल के क्लोजिंग के साथ में एंटर कर पाता और मिनिमम 1:2 के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक कभी कभी वीवैप को तोड़ देता है, एग्रेसिवली तोड़ते हैं और उसके बाद में फॉलोअप भी उसी डायरेक्शन में आता है, तब जाके हम उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। अब दोस्तों जो लास्ट एग्जांपल है ये है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का, जहाँ पे हमने बात किया कि भाई चलो वीवैप के पास में हमको स्मूथ पुल बैक मिला, कैंडल कंफर्मेशन मिला और उसके बाद में हमने एंटर कर लिया 1:2 या 1:3 बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले लिया। ये भी देखा कि किन चीज़ों में या किन सिनारियोज में हमको उसको कंप्लीटली अवॉइड कर देना है। ठीक है, अब जाके हम जेन्युइन एसएल की भी बात करते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट होती है, राइट। कभी कभी आपको पता चलेगा कि स्टॉक में एक बड़ी मूव आ रही है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे हेविली कुछ काम कर रहा है,
बट उसके बाद में स्टॉक में फर्दर क्या मूवमेंट हुई, स्टॉक ने एक पुल बैक दिया, वीवैप तक आया नहीं, फ्रेश हाई लगाने की कोशिश की, डे हाई के ऊपर वो गया भी नहीं, यानी यहाँ पे मुझे ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं करने मिल रही है। फाइनली उसने वीवैप को टच किया और एक अच्छा खासा पिन बार बनाया। अब ये देखो पिन बार में लोअर विक जो है ये वीवैप को टच करके बॉडी जो है ये ऊपर क्लोज हो गई, यानी इसको हम काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार जैसी कैंडल बोल सकते हैं। हालांकि इसका कलर रेड है, लेकिन मैं यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, हमको सिर्फ देखना है कि उसकी साइज और शेप एक बुलिश फॉर्मेशन बना रही है। यस बना रही है। तो रेड कैंडल के बाद में एक हैमर कैंडल बनी, उसके बाद में कंटिन्यूएशन वाली कैंडल बनी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यस, यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक सिनेरियो दिख रहा है। तो फाइनली यहाँ पे मुझे एंटर करना है और इसी डोजी कैंडल का लो मेरे लिए एसएल रहेगा और मैं मिनिमम 1:2 के लिए एम करूंगा। लेकिन यहाँ पे वो सिनेरियो डेवलप होते दिखा नहीं, स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया और यहाँ पे अपने एसएल के नीचे जैसे ही प्राइस आ गई, सिस्टम में एसएल रहेगा, हम बाहर आ जाते हैं। तो जनरली स्टॉक में अगर बड़ी मूव आ रही है, हमको मूवमेंट थ्रू प्राइस एक्शन दिख जाती है। अगर वो वीवैप के पास आके टच करके पुल बैक ले रही है, वहाँ पे छोटे एसएल के साथ हम अंदर आ सकते हैं। देखो कहने का मतलब यही है दोस्तों, आपको एन नंबर ऑफ वेज से स्टॉक मिलते रहता है, ठीक है। तो कहने की बात यह है दोस्तों, आपको एन नंबर ऑफ वेज के साथ में स्टॉक्स मिलते रहते हैं, ठीक है। और वो आप थ्रू ट्रेडस्टॉर्म किसी भी गिवन विंडो में, आप आधे घंटे के लिए देखो, आप 1 घंटे के लिए देखो, आप 2 घंटे के लिए देखो कि मार्केट साइडवेज था, ट्रेंडिंग था, उस पर्टिकुलर मार्केट में कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा है। द मोमेंट आपके पास में स्टॉक आ गया, अब आप देखने की कोशिश करो क्या मैं उसमें ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अगर हाँ तो डेफिनेटली छोटे रिस्क के साथ हम एंटर हो जाएंगे। अगर ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, एक जैसे 5-6 बड़े रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बन गए, तो मैं वहाँ पे हेल्दी पुल बैक का वेट करूंगा। पुल बैक का वेट मैं वीवैप तक करूंगा। वीवैप के पास में वीवैप को टच करने वाली अगर एक कैंडल बनती है जो रिवर्सल इंडिकेट कर रही है और नेक्स्ट कैंडल में मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है, वहाँ पे मैं काम करने की कोशिश करूंगा। छोटा सा एसएल रहने वाला है, मिनिमम 1:2 के लिए हम जाएंगे। तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ वेज रहते हैं दोस्तों, जिसके थ्रू हम स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड वीडियोस जो है मैं यहाँ पे अपडेट करते रहूँगा। लेकिन ये अब आपका काम है कि इतने सारे स्टॉक्स में से चुनिंदा स्टॉक जहाँ पे सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी हो रही है, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप छोटे रिस्क के साथ में ट्रेड करने की कोशिश करो। अगर आप नए हो तो आप इक्विटी के साथ में, लेस क्वांटिटी के साथ में काम कर सकते हो। अगर आपको एफएनओ ट्रेडिंग ही करनी है तो आप आउट ऑफ द मनी जाके काम कर सकते हो, जहाँ पे रिस्क काफ़ी कम रहती है। इंट्राडे में थीटा इरोजन जैसी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, होती है लेकिन 30 दिन की एक्सपायरी वाले इंस्ट्रूमेंट में वहाँ पे उतना मैटर नहीं करता है, आपकी रिस्क काफ़ी छोटी रह जाती है। और आपको दिखता है कि प्राइस एक्शन बेस पे वहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है, बहुत छोटे रिस्क के साथ में बाहर आ सकते हो। अगर स्टॉक वहाँ से आगे 2-3-5% गया तो वो पर्टिकुलर स्मॉल रिस्क के सामने भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है। तो आपकी लर्निंग भी हो रही है, साथ में कुछ कंसिस्टेंसी पाने के लिए आप कुछ पैटर्न भी देख पाते हो। तो अगेन मैं आपको सबको बताता हूँ, ट्रेडस्टॉर्म जो है इस जैसा प्लेटफॉर्म मैं चाहता था कि हर एक एक्टिव ट्रेडर के पास में, जो इंट्राडे में स्टॉक ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे में इंडेक्स ट्रेडिंग करता है, इनके पास में ये टूल अवेलेबल हो और सबसे एक्टिव स्टॉक्स आपको हर एक पॉइंट पे मिलते रहे। इन स्टॉक्स में आप एन नंबर ऑफ वेज के साथ में एंटर हो सकते हो। मैंने वन ऑफ द वे बताया जहाँ पे मैं एंट्री करने की कोशिश करता हूँ थ्रू पुल बैक यूजिंग वीवैप। आप भी एन नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस लगा के काम कर सकते हो। कोई सुपर ट्रेंड के साथ काम करता है, कोई प्योर प्राइस एक्शन के साथ काम करता है। आप आपका कंफर्ट जोन देख के काम कर सकते हो। अगेन ट्रेडस्टॉर्म का एक्सेस सभी के लिए फ्री है, तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट हर एक ट्रेडर ने लेना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आप नीचे दिए रेफरल लिंक के साथ में आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। 15 मिनट की बात रहती है, आपके मन पसंदीदा एक ट्रेड को ले लो, हमारे टीम को इन्फॉर्म करो और इसका तुरंत एक्सेस ले लो। अगेन इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हमने पुल बैक की बात की, इससे पहले हमने ट्रेंड ट्रेडिंग की बात की थी। आने वाले वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि रिवर्सल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये ओवरऑल वीकेंड लर्निंग सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियोस थोड़े बड़े होते हैं आई नो, बट अगेन काफ़ी सारे इनपुट्स आपको इन वीडियोस में मिल जाते हैं। आपकी थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाती है कि आपको इंट्राडे में आखिर करना क्या है, राइट। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, आपके नॉलेज को इजाफा दे रहे हैं, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।